गाइस, आज हम लोग मज्जा धातु करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि तलक पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हो, और इस टॉपिक में भी आपको अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट स्टडी ही करना है तो आप उसको जाकर के टाइमलाइन से डायरेक्टली देख सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मज्जा धातु। इंट्रोडक्शन से बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि भाई शरीर में 7 धातु होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, उसमें से जो अपना मज्जा धातु है वो छठे क्रमांक का धातु है। यानी कि अगर हम लोग काउंट करते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, तो ये 6 नंबर पर आता है। इस तरीके से फिर हम लोग कहते हैं कि भाई मज्जा धातु है ये स्निग्ध स्वरूप का। स्निग्ध मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ऑयली स्लिपरी टाइप का जो होता है उसे स्निग्ध कहा जाता है। स्निग्ध स्वरूप का मातृज धातु है। मातृज धातु है यानी कि ये मदर के ब्लड लाइन से आएगा। हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे अपने वीडियो में बात करी हुई है कि भाई मातृज और पितृज भाव क्या होता है, कि भाई ये जेनेटिक्स के ऊपर होता है कि अगर कोई पर्सन है उसका मज्जा धातु में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके मदर के ब्लड लाइन में, उसके ग्रैंड मदर, उसके मदर, इनके ब्लड लाइन में क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम रहा होगा, तब जाके आपके अंदर ये जो प्रॉब्लम होगा मज्जा धातु का वो आएगा। तो मज्जा धातु का जो होता है वो मातृज भाव के स्वरूप में चलता है। और इसके बाद में क्या बोला है, सुगतु है, ये सुगमता से दिखाई नहीं देता है। यानी कि जो मज्जा धातु है ना, अब सोचो यार, बोन मैरो है, मज्जा यानी क्या कंपेयर करना है हम लोग को, बोन मैरो से कंपैरिजन इसका करना है। तो जो अपना बोन मैरो होता है वो बोन के अंदर प्रेजेंट है, तो इजीली आपको कभी नज़र ही नहीं आएगा। अगर आप डायसेक्शन भी करते हो तो भी आपको मज्जा तो नज़र नहीं आएगा, यानी जो बोन मैरो नज़र नहीं आता है। बोन मैरो आपको तभी नज़र आ सकता है जब किसी का बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, बोन एकदम फ्रैक्चर हो चुका है, तो एकदम काफ़ी अंदर है बॉडी के, तो इजीली नज़र नहीं आता है। तो बोला है सुगमता से नज़र नहीं आता, मतलब इजीली आपको नज़र नहीं आता है। तो पहले क्या बोला है, शरीर के सप्त धातु पोषण क्रम के अनुसार मज्जा या छठे क्रम का धातु है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि भाई शरीर में 6 धातु होते हैं, 7 धातु होते हैं, उसमें से जो अपना मज्जा धातु है 6 नंबर पर आता है। फिर बोला कि भाई ये मातृज स्वरूप का धातु है, ये बता दिया, और स्निग्ध होता है, स्निग्ध और मातृज स्वरूप का धातु है, और सुगमता से नज़र नहीं आता है, यानी कि ईजिली नज़र नहीं आता है, काफ़ी डीप सिचुएटेड है, अपने बोन के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई ईजिली नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट आता है निरुक्ति। अब निरुक्ति की बात करेंगे तो इसका निरुक्ति क्या है, मज्जति अस्थिषु इति मज्जा। यानी कि अब इसमें मज्जति का मतलब क्या होता है, मज्जति मतलब होता है डूबा होना, किसी के अंदर घुसा हुआ है, किसी के अंदर एकदम डूब गया है, उसका मतलब होता है मज्जति। तो यहाँ पर क्या बोला है कि देखो यार, जो अपना मज्जा धातु है वो कहाँ पर है, बोन के अंदर, बोन मैरो में प्रेजेंट, जो अपना बोन के अंदर जो हॉलो कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट है। दैट्स वाई इसको बोला है मज्जति अस्थिषु इति मज्जा। जो अस्थियों के अंदर, जो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डूबा हुआ होता है, उसको हम लोग मज्जा धातु कहते हैं। तो बोला है मज्जा धातु यह स्निग्ध स्वरूप का मातृज धातु है। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, वहाँ पर फिर से पॉइंट रिपीट हो गया ये। फिर मज्जति अर्थात डूबना, डूबा होना, इसका मतलब होता है, मज्जति का मतलब होता है डूबा होना, अतः इसे मज्जा धातु संज्ञा प्राप्त हुई है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो अपना मज्जा धातु होता है वो अपने बोन के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, मज्जा पड़ गया। उसके बाद में आता है इसका पर्याय। पर्याय क्या है इसका, जो पर्याय है वो है इसका, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको कट कर दो। ओके, तो यहाँ पर आता है अस्थि संभव। अस्थि संभव या अस्थि स्नेह होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, आप समझ जाओ क्या बोला, अस्थि संभव और अस्थि स्नेह, ऐसे 2 इसके पहले पर्याय बताए हैं। फिर शुक्र कर, फिर विमज्जन, सार और कौशिक विश्वामित्र ऋषि का नाम। तो हम लोग हर धातु का ऋषि का नाम हम चेक करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी है। तो 5 पर्याय हम लोग को याद रखना है। इसमें याद रखो अस्थि संभव, शुक्रकर, विमज्जन, सार और कौशिक। तो इसमें अस्थि संभव क्यों बोला है, बिकॉज ये जो है अस्थि से बनता है। अभी आप लोग को ऑलरेडी पता है कि भाई देखो, जो भी धातु होता है, जैसे कि अभी हम लोग मज्जा देख रहे हैं, तो मज्जा जो है, मज्जा इसके पहले कौन सा धातु था, अस्थि। ठीक है, इसके पहले अस्थि था, और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र आएगा। तो हमको पता है कि भाई जो धातु आप करंटली पढ़ रहे होते हो उसके पिछला धातु उसको बनाता है। दैट्स वाई इसके लिखते हैं हम लोग अस्थि, मतलब कि जो भी धातु होता है उसका स्नेह होता है, संभव होता है, या फिर वो जो होता है उसका सार भाग होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, अस्थि संभव, अस्थि से बना हुआ है, ये अस्थि से ये बनता है, दैट्स वाई इसको अस्थि संभव कहा है। फिर होता है शुक्र कर। शुक्र कर क्यों, बिकॉज अभी जो अपना मज्जा धातु है वो शुक्र को बनाएगा, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया, शुक्र कर। फिर होता है विमज्जन। विमज्जन मतलब क्या होता है कि ये जो है अपना विमज्जन मतलब हम लोग वहाँ पे देखा ना कि मज्जति मतलब भी क्या था, डूबा होना। विमज्जन मतलब भी होता है डूबा होना। तो ये बोला कि भाई विमज्जन मतलब क्या है, जो अस्थियों के अंदर, बोन्स के अंदर डूबा होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग विमज्जन भी कहते हैं। फिर सार। सार क्यों कहा गया है इसको, वृक्षगत सार के समान
सार क्यों बोला इसको अभी? तो सार इसलिए बोला गया है कि जैसे कि अपना जो वृक्ष होता है उसके अंदर एकदम डीप में क्या होता है, इसका सार भाग प्रेजेंट होता है। उसके अगर अपन डीप कट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से जो एक लिक्विड बाहर आता है जिस तरीके से, उसी तरीके से अपना जो मज्जा है वो क्या है, अपने अस्थियों के अंदर एकदम डीपली प्रेजेंट है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं कि भाई ये सार है। ठीक है, सार जो पर्याय है हम लोगों ने अस्थि के लिए भी देखा हुआ है, तो आपको याद रखना है सार पर्याय जो होता है वो दो लोगों के लिए है, अस्थि के लिए है और मज्जा के लिए हम लोगों ने अभी तक देखा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ऋषि का नाम क्या है यहाँ पर? कौशिक विश्वामित्र। तो याद रखना कौशिक विश्वामित्र जो है यहाँ पर ऋषि का नाम प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग ने सारे पर्याय देख लिए। नेक्स्ट आता है स्थान। इसका स्थान क्या है? तो ऑलरेडी हम लोग को पता है पैटर्न क्या फॉलो करना है। जो भी धातु होगा उसको पहला लिखना है कि भाई वो सार्वधायिक होता है, उसके बाद में वो बताना है कि स्पेशली कहाँ पे मिलेगा, फिर उसका स्रोतस क्या होता है, ये सारे पॉइंट हम लोग करते हैं। तो बोला मज्जा धातु शरीर में अस्थियों की सुशीलता में स्थित होता है। ठीक है, तो आप वो वाला पॉइंट ऑलरेडी ऐड कर सकते हो कि मज्जा धातु सार्वधायिक होता है, ये हो गया। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि भाई मज्जा धातु का मेन क्या बोला है कि ये अस्थियों की सुशीलता। सुशीलता मतलब क्या होता है? हॉलोनेस। जो हॉलो एम्प्टी जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, अपना मज्जा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई मज्जा धातु शरीर में अस्थियों की सुशीलता में स्थित होता है। मतलब कि जो अपना ये बोन के जो दिख रहा है आप लोगों को, बोन के अंदर जो हॉलो कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होता है, अपना मज्जा भरा होता है। तो बोला है स्थूल अस्थियों की सुशीलता में अधिक मात्रा में होता है। जो स्थूल मतलब क्या है? बड़ी। जो अपनी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर हम लोग को ज़्यादा प्रमाण में ये हम लोग को मज्जा नज़र आता है, बोन मैरो उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। फिर बोला है मस्तिष्क यह मज्जा धातु से बना होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ने क्या बोला कि जो बोन के कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है वो मज्जा होता है। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो अपना जो स्कल है उस स्कल की जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर ही अपना ब्रेन प्रेजेंट है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि जो अपना ब्रेन है, जो मस्तिष्क है जिसको कहा गया है, वो क्या है, वो भी एक्चुअली मज्जा ही है, मज्जा से ही बना हुआ है। तो यानी वो अपना जो स्कल है उसका बोन मैरो अगर हम लोग बोलेंगे तो वो अपना ब्रेन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो बोला है कि भाई जो मस्तिष्क है वो भी मज्जा धातु से बना हुआ है। फिर नेत्र तथा अस्थि संधियों में भी शरीर के मज्जा प्रधान अवयव है। मतलब कि इनमें भी क्या है, मज्जा प्रधान अवयव इसलिए कहा गया है कि अपना जो यहाँ पर इसका गुण है ना, मज्जा का गुण क्या बोला है? स्निग्ध गुण बोला है। तो अपनी जो आइज़ होती हैं और जो अपने जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग कि एक तरीके से स्लिपरीनेस प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, क्योंकि जो अपने आइज़ है वो काफ़ी स्लिपरी है, सॉफ्ट है। वैसे ही जो अपने जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड के फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो भी मज्जा को ही माना गया है। तो मज्जा जो है इस तरीके से अपने जॉइंट्स में और आइज़ में भी प्रेजेंट होता है, ऐसा हम लोग ने देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसका स्रोतस की बात करेंगे हम लोग। तो जो स्रोतस कहा गया है वो आचार्य चरक ने कहा है, सुश्रुत ने इसका स्रोतस नहीं बताया है। तो स्रोतस का श्लोक क्या है? मज्जा वाहनाम स्रोतसाम अस्थि मूलम संध्या च। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या बोला है, अगर आप श्लोक पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मज्जा का जो स्रोतस बोला गया है, मूल स्थान बताया गया है हम लोगों को, वो बोला है अस्थि, अस्थि और संधि। ठीक है, तो अस्थि और संधि को मूल स्थान बताया गया है। तो चरक ने बोला है अस्थि धातु और संधि इनको इन्होंने मूल स्थान माना है। वहीं पे सुश्रुत ने कोई भी स्रोतस नहीं बताया है। फिर होता है अस्थि। अस्थि क्यों बोला गया है? अस्थि धातु, अस्थि धातु के, अभी सिंपल याद रखो कि इसको अस्थि का जो है इसको मूल स्थान क्यों बोला है स्रोतस का? बिकॉज जो अस्थि धातु होता है उसी से मज्जा की निर्मित होती है। दैट्स वाई अस्थि को हम लोगों ने यहाँ पर जो है इसका मूल स्थान बताया है। फिर संधियों को क्यों बोला है? संधियों में जो मेनली रोपण क्रिया मतलब क्या होता है? रोपण मतलब होता है बोल सकते हैं कि स्लिपरीनेस प्रोवाइड करना, सो दैट क्या हो कि फ्रिक्शन नहीं हो, है ना। जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर भी क्या है, अपना जो मज्जा है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है और वो क्या कर रहा है, जॉइंट्स को स्लिपरी बना रहा है, सो दैट वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो और जो जॉइंट्स इजीली अपना काम कर सके। ठीक है, तो क्या बोला है? संधिगत मज्जा धातु यह अपने रोपण इस कार्य के द्वारा अस्थि संधि का पूर्ण करता है। पूर्ण करना मतलब देखो, अभी पूर्ण मतलब क्या होता है कि किसी भी जगह को फिल करना। तो अपने बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई चीज़ अगर फिलिंग का काम कर रही है, दो जगह पर कुछ फील हो रहा है, तो वहाँ पर जो होगा अपना वो मज्जा की तरह उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और फिर क्या बोला है? अतः संधिगत अस्थि का एक दूसरे से घर्षण नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो अपने जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो मज्जा है वो अपने पूर्ण यानी कि जो स्लिपरी नेचर है उसके वजह से क्या करता है, उनको स्लिपरी बना के रखता है और वो जो जॉइंट से इजीली मूव कर पाते हैं और वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, घर्षण नहीं होता है यानी फ्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन क्या बोला है? इसमें मज्जा
च आप्यम, मज्जा च आप्यम यानी कि क्या, आप्य मतलब क्या हो गया, वाटर, जल। तो बोला कि भाई मज्जा ये जल महाभूत प्रधान होता है। तो व्यापदेशस्थ भूयसाम, ये हम लोग को हमेशा याद रखना है कि भाई कौन से लॉ के हिसाब से हम चलते हैं। तो व्यापदेशस्थ भूयसा ये लॉ होता है। अभी फिर से हम लोग समझेंगे कि भाई क्या है कि यार जो भी अपने विश्व में, अपने संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी पंचभौतिक होती हैं। तो पंचभौतिक होने के कारण क्या होता है कि भाई उनमें पांचों महाभूत प्रेजेंट है ना। अपना जो आकाश है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये सारे जो महाभूत हैं वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है, उनका एक पर्टिकुलर कोई तो शेप होता है। वायु जो है उसका अपना कुछ फॉर्म है, जल जो है उसका अपना कुछ फॉर्म है, पृथ्वी जो है उसका कुछ अपना फॉर्म है। तो कहते हैं कि भाई इन सब के अंदर क्या है, पांचों महाभूत प्रेजेंट है। लेकिन कोई एक महाभूत जो होता है या कोई दो महाभूत जो होता है कभी कभी, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो होता है उनका एक पर्टिकुलर उनको फॉर्म नज़र आता है। तो यही हम लोगों ने कहा कि भाई जो मज्जा धातु होता है उसका जो फॉर्म मिला है उसको, वो किसकी वजह से मिला है, आप पे, यानी कि वाटर की वजह से मिला है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो मज्जा धातु है वो आप पे प्रधान होता है, जल प्रधान होता है। तो ये हम लोग ने किसके वजह से बोल पाए, हम लोग व्यापदेशस्तु भूयसाम जो अपना लॉ है उसकी वजह से हम लोग ने बोला है। तो मज्जा धातु में जल महाभूत का आधिक्य होता है, ये हमको याद रखना, मज्जा धातु में जल महाभूत का आधिक्य होता है। नेक्स्ट आता है अपना उत्पत्ति। अब उत्पत्ति क्या है भाई इसका, उत्पत्ति के लिए हम लोग देखेंगे कि भाई जो मज्जा पोषक अंश होता है, मज्जा पोषक अंश कहाँ पे बना था, अपना अस्थि जब बन रहा था, अस्थि बना था तब वहाँ पर सूक्ष्म भाग बना था, और जो सूक्ष्म भाग था उससे मज्जा पोषक अंश बना था। अब मज्जा पोषक अंश में क्या होगा, मज्जा अग्नि काम करेगी। मज्जा अग्नि काम करने के बाद में क्या होगा, उसको वो 3 पार्ट में डिवाइड कर देगी, स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। स्थूल भाग क्या होता है, स्थूल यानी हम लोग ने बोला था पिछले वीडियो में भी कि स्थूल मतलब होता है मैक्रोस्कोपिक, जो बड़ा है, प्रॉपरली हम लोग को नज़र आता है, दैट इज़ स्थूल। फिर आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म जो होता है उसका मतलब है यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है, नज़र नहीं आता है इजीली, वो उसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म। तो यहाँ पर शुक्र पोषक अंश जो होता है, जिससे अभी नेक्स्ट धातु क्या बनने वाला है, शुक्र बनने वाला है। तो शुक्र पोषक अंश जो है वो अपना यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर होता है मल भाग। मल भाग में क्या है, हम लोग को अभी मल और उपधातु हम लोग को नेक्स्ट यहाँ पे चेक करना है। सो अपना ये हो गया उत्पत्ति। नेक्स्ट आता है परिणमन काल। अभी इस धातु को बनने में समय कितना लगता है, तो अलग अलग आचार्यों का अपना अपना मत है। आचार्य चरक ने कहा है कि इसको 6 दिन लगता है, आचार्य सुश्रुत ने 25 दिन कहा है, और आचार्य जो पराशर है उन्होंने 7 दिन कहा है। तो आप लोग को याद रखना है, चरक का तो बहुत ही सिंपल होता है, जितने नंबर पे धातु है उतना दिन उसको लगेगा। तो क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा। तो मज्जा 6 पे आता है तो 6 हो गया, 6 दिन का हो गया। फिर आता है पराशर। पराशर ने चरक से 1 दिन ज़्यादा हमेशा लिया है। तो आपको याद रखना, पराशर का अगर चरक का 6 है तो पराशर का 7 होगा। और सुश्रुत का क्या होता है, 5 के काउंटिंग में चलता है। पहला 1 होता है, फिर 5 होता है, फिर 15 होता है, फिर 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है। तो उनका 5 के गैप में चलता है। तो आप इसको अगर आपको एक भी पता है तो आप बाकी सारे इजीली उसमें से लगा पाओगे। फिर होता है मज्जा का प्रमाण। मज्जा का प्रमाण कितना होता है, 1 अंजलि होता है। ये याद रखना है, अंजलि प्रमाण कितना है मज्जा का, 1 अंजलि बताया गया है। नेक्स्ट आता है उपधातु एंड मल। मज्जा का उपधातु और मल क्या है, तो मज्जा धातु केश। केश जो है, अपने जो हेयर्स है, उसको यहाँ पर शारंधर ने क्या कहा है, मज्जा धातु का मल माना है। लेकिन अगर हम लोग ने पिछला वीडियो जब देखा था अस्थि का, तो वहाँ पर केश को अस्थि का मल बताया गया है। तो याद रखना है कि वो दूसरे आचार्यों ने बताया हुआ है, और ये यहाँ पर शारंधर ने केश को मज्जा धातु का उपधातु बताया गया। ठीक है, वहाँ पर केश जो था उसको मल कहा गया था अस्थि का, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मज्जा का उपधातु माना गया है। फिर होता है मल। मल क्या है इसका, तो इसको बोला है अक्षी स्नेह, नेत्रगत स्नेह। जो अपने आंखों से सुबह के टाइम पे जो कीचड़ निकलता है ना, दैट इज स्नेह। तो बोला है कि जो अपने आंखों का जो स्नेह है वो हम लोग कह सकते हैं कि वो मज्जा की तरह काम करता है, वो मज्जा है। ये बोला है विट स्नेह, पुरुष स्नेह, जो अपना वेस्ट है, जो अपना फेसिस होता है, उसके अंदर जो सॉफ्टनेस है, जो उसका जो स्नेह भाग है, वो भी क्या है, मज्जा की वजह से ही आता है। तथा त्वक स्नेह। ठीक है, त्वक स्नेह, अपने बॉडी के अंदर जो अपना जो स्किन है वो अगर सॉफ्ट है, वो प्रॉपरली फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, मज्जा का वहाँ पे थोड़ा रोल होता है। नेक्स्ट आता है आश्रय आश्रय संबंध। आश्रय आश्रय संबंध में क्या कहा गया है कि जो मज्जा धातु होता है वो एक कफ धातु है, कफज धातु, यानी कि इसके अंदर कफ रहता है। तो अब आश्रय आश्रय अपने को पता है, आश्रय क्या होता है, यहाँ पर 2 टर्म होते हैं, आश्रय एंड आश्रय। आश्रय मतलब क्या हो गया, रहने की जगह। जो घर होता है वो क्या है, अपना आश्रय है, वहाँ पर जो रहने वाला पर्सन है वो क्या है, अपना आश्रय है। तो जो अपना आश्रय होता है वो रहने की जगह होती है, और जो आश्रय होता है वो रहने वाला पर्सन होता है। तो यहाँ पर जो आश्रय है वो अपना धातु है, यानी मज्जा धातु है, और जो आश्रय है वो क्या हो गया, अपना दोष हो गया। तो यहाँ पर कफ जो है वो क्या है, आश्रय ही होता है।
मज्जा धातु यह शरीर का एक कफज धातु है, यानी कि एक कफ प्रधान धातु होता है। फिर शरीर में कफ दोष की वृद्धि से मज्जा धातु की वृद्धि तथा कफ दोष के क्षय से मज्जा धातु का क्षय होता है। सिंपल बोला गया है कि देखो, अगर किसी के बॉडी के अंदर मज्जा है और वो कम हो रहा है ना, उसको बोन मैरो अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके बॉडी में कफ भी कम होगा। और हम लोगों ने नॉर्मली देखा है कि भाई अगर अपना आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय बढ़ेगा, आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय, वैसा वैसा चलता है। खाली एक्सेप्शन क्या याद रखना है, बोन्स में। बोन्स में क्या होता है, अगर अपना वात बढ़ता है तो बोन की डेंसिटी कम होती है, और अगर वात कम होता है तो बोन की डेंसिटी बढ़ती है। तो ये उल्टा चलता है, बाकी सब में क्या होता है, सेम चलता है। यहाँ पर ये बोला है मज्जा धातु क्षय तथा वृद्धि की चिकित्सा करते समय भी प्रमुखता से शरीर में कफ दोष के अनुसार ही औषध द्रव्यों की योजना करनी चाहिए। तो अगर अपने बॉडी के अंदर मज्जा धातु कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो हम लोग को ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को क्या करना है, जो अपना कफ दोष है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को ट्रीटमेंट देना है कि भाई कफ कम हो या बढ़े, उसके हिसाब से पेशेंट जो होगा ठीक हो पाएगा। तो बोला है यहाँ पर नीचे चला गया है, ये बोला है पित्त दोष तथा रक्त का भी स्थान बताया गया। अब देखो, जो अपना बोन मैरो है, अगर आप मॉडर्न के हिसाब से देखोगे तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन करने का काम होता है। तो यहाँ पर बोला है पित्त तथा रक्त का भी स्थान आचार्यों ने पहले बता दिया था कि भाई पित्त और रक्त भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही अपना ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ पर पित्त तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर आपको ब्लड बनाना है तो वहाँ पर जो पित्त होगा वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय आश्रय संबंध है, इसलिए वहाँ पर रक्त और पित्त दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है गुण। मज्जा धातु के गुण कैसे होंगे? अब जो इसका आश्रय संबंध में जो इसका दोष आता है वही उसके गुण में भी रहते हैं। तो मज्जा यह जल महाभूत प्रधान है, ये बता दिया हम लोग, जल महाभूत प्रधान होता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, स्थिर, मृदु, ये सारे गुण किसके, कफ धातु के ही, तो कफ दोष के ही तो गुण हैं। तो बोला स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, स्थिर, मृदु तथा पिच्छिल, ये सभी गुण इसमें होते हैं। तो ये सभी जो अपने गुण हैं ये किसके गुण हैं, ये अपने कफ के ही गुण हैं, जो कि अपने को मज्जा धातु में नजर आते हैं। फिर आता है अपना कार्य। तो इसके कार्य क्या बताया गया है, अस्थि पूरण, प्रीति, स्नेह, बल तथा शुक्र पुष्टि, ये सभी मज्जा धातु के कार्य। अस्थि पूरण करना यानी क्या होता है, जो अपने बोन मैरो है, मतलब जो अपना बोन है उसकी जो हॉलोनेस है, उसकी कैविटी है, उसको फिल करना, ये एक पहला काम हो गया। फिर यहाँ पर प्रीति कहा गया है, तो अगर कोई मज्जा धातु किसी के बॉडी में प्रॉपरली प्रेजेंट है तो क्या होता है, उसके मन में अपने सामने वालों के लिए लव एंड अफेक्शन प्रेजेंट रहता है। ये लव एंड अफेक्शन जो होता है ये उस टाइप का लव है, जैसे कि एक बच्चा है उसको अपने मदर के लिए है, एक स्टूडेंट है उसको अपने टीचर के लिए प्रेजेंट है। तो दैट काइंड ऑफ लव जो होता है वो मज्जा धातु की वजह से आता है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट काइंड ऑफ लव जो होता है वो हम लोग को मज्जा धातु की वजह से मिलता है। फिर स्नेहन करने का काम है, हम लोगों ने देखा कि भाई अपने आइज़ के अंदर ये प्रेजेंट है, अपने जॉइंट्स में प्रेजेंट है, अपने बोन मैरो में प्रेजेंट है, स्किन में भी प्रेजेंट है। तो ये सब जगह पे रहता है और वहाँ पे क्या करता है, उनको सॉफ्ट बनाता है, उनको स्नेहन करता है, दैट्स वाई उनके लिए अच्छा होता है। फिर होता है बल। बल के लिए क्या बोला गया है कि देखो, जो अपना बल है वो कैसे मिलता है, अपने बॉडी के अंदर जो मज्जा धातु है उसी से क्या होता है, शुक्र बनता है, और शुक्र से फाइनली क्या बनता है, ओज यानी इम्यूनिटी होती है। तो आपका बॉडी के अंदर आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी, आपका बॉडी कितना स्ट्रांग रहेगा, तो आपको बीमारियां कितनी कम होगी, वो डिपेंड करता है आपके मज्जा के ऊपर, क्योंकि जो मज्जा है वो शुक्र बनाएगा और शुक्र से ही फाइनली क्या बनने वाला है, ओज बनने वाला है। तो ओज बनने के लिए आपका मज्जा का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स वाई आपका अगर मज्जा अच्छा है तो आपकी बॉडी के अंदर आपको बल मिलेगा और आपका बॉडी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, और लास्ट आता है शुक्र पुष्टि। शुक्र पुष्टि में क्या हो गया कि आपके बॉडी के अंदर जो शुक्र बनाने का काम है, जो स्पर्म फॉर्मेशन का काम है, वो क्या होता है, मज्जा के द्वारा होता है। तो ये इसके सारे काम हो गए। ठीक है, वृद्धि, मज्जा की वृद्धि होने से क्या होता है, तो इसका श्लोक याद रखना है, मज्जा नेत्रांग गौरवम पार्वशु स्थूल मूलानि कृतन कृंचन्य रुंसी च। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन चीज़ें हम लोग को देखनी है कि भाई अगर मज्जा धातु बढ़ेगा तो आपके नेत्रों में क्या होगा, भारीपन होगा, आपकी आइज़ बहुत हैवी रहेंगी। ठीक है, आपको ऐसे थोड़ा सा हैवीनेस फील होगा अपने आइज़ में। फिर पार्वशु स्थूल मूलाना, अपने जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के अंदर क्या होगा, कुछ ऐसे रूप सी जो फोड़ियाँ होने शुरू हो जाएंगी, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगी ट्रीट होने के लिए। नॉर्मल फोड़ी अगर होती है तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन ये जो फोड़ियाँ होंगी जॉइंट्स के पास होंगी। पहली बात तो जो भी हो अपने जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, यहाँ कहीं पे प्रेजेंट रहेगा, और ये जो होगा, ये जो अपना प्रेजेंट रहेगा, ये जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। कृच्च साध्य कहा गया है इसको। ठीक है, कृच्च साध्य, कष्ट साध्य इसको कहा गया है, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी होता है इसको ट्रीट करने में। तो ये सारे पॉइंट हम लोग को देखना है। नेक्स्ट आता है क्षय। क्षय के लिए क्या कहा गया है, अस्थ्यानाम
मज्जानी सौशीर्यम भ्रमस्तिमिर दर्शनम। अगर कहा है कि देखो, अगर सिंपल एकदम पहले लॉजिकली सोचो कि यार जो अपना मज्जा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो बोन के अंदर प्रेजेंट है, बोन के हॉलोनेस में प्रेजेंट है। तो बोला है कि अगर मज्जा क्षय होगा तो सबसे पहला क्या होगा, अपने बोन के अंदर जो होगा सौशीर्य यानी कि हॉलोनेस इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर मज्जा नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ का कैविटी बढ़ जाएगा, वहाँ का स्पेस बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोला कि पहले अगर मज्जा धातु का क्षय होता है तो अपने जो बोन्स होते हैं उनके अंदर डेंसिटी, मतलब कि अपना जो बोन का अंदर जो कैविटी है वो खाली हो जाएगा। फिर बोला है भ्रम स्तिमिर दर्शनम, यानी कि चक्कर आने लगेंगे और उसको आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। तो अगर ऐसे किसी को लक्षण दिख रहे हैं तो वो हम लोग कह सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर मज्जा का क्षय हो गया है। तो बोला है मज्जा धातु के क्षीण होने पर हड्डियों में सुशीरता, खोखलापन, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये लक्षण हम लोग को नजर आते हैं। ठीक है, और फाइनली अपना आता है सारता। तो कहते हैं मज्जा धातु की सारता के बारे में बात करेंगे तो इसका श्लोक हमको देखना है। मृदुवांग बलवंत स्निग्ध वर्ण स्वराः स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च मज्जासारा। ठीक है, तो क्या बोला है, मृदु अंग, जो भी मज्जा सार। अब अपने को सारता पता है क्या होता है कि कोई भी जो अपना धातु है जब वो अपने सारे गुणों के साथ में किसी के शरीर में प्रेजेंट होता है तब उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स नज़र आते हैं, कुछ स्पेशल लक्षण नज़र आते हैं, उसको हम सारता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि मृदु अंग बलवंत, जो उसके अंग होंगे, जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो काफ़ी सॉफ्ट होंगे, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि भले सॉफ्ट है तो वैसे उसके अंदर एनर्जी नहीं है या ताकत नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो मृदु अंग है लेकिन साथ ही में बलवंत भी है। स्निग्ध वर्ण स्वरा, उसकी आवाज़ जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, मीठी आवाज़ होगी उसकी। तो स्निग्ध वर्ण और स्वर दोनों भी स्निग्ध होंगे, मतलब जो उसका स्किन होगा वो भी स्निग्ध होगा, ऑयली होगा, और जो उसका स्वर होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा, सॉफ्ट होगा सुनने में। फिर होता है स्थूल दीर्घ वृत्त संध्यश्च, तो उसके जो जॉइंट्स होंगे वो भी काफ़ी बड़े होंगे, प्रॉपर्ली हमको नजर आएंगे। दीर्घ आयुष्यो, उसका जो आयु होगा वो दीर्घ होगा। बलवंत, हमने ऑलरेडी बोला बलवंत होते हैं। फिर बोला है श्रुत वित्त विज्ञान आपत्य सम्मान भ्राजश्च भवन्ति। श्रुत यानी क्या होता है, इनको चीज़ें पढ़ना, ठीक है, बुक पढ़ना, ये सारी चीज़ें इनको अच्छा लगता है। फिर बोला है वित्त, वित्त यानी क्या, इनके पास पैसा भी ठीक ठाक होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है विज्ञान, विज्ञान यानी कि इनको साइंटिफिक चीज़ों के प्रति इनका होता है कि भाई चीज़ों को समझ के लेना, चीज़ों को अच्छे से ज्ञान अर्जित करना इनके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है सम्मान, ठीक है, सम्मान, इनको समाज में इज्जत भी मिलती है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास विज्ञान का नॉलेज है तो उनको सम्मान भी मिलेगा ही। राजश्च भवंती, इनके चेहरे पर एक तेज होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को नज़र आती है इनके अंदर। तो यहाँ पर अपना जो है वीडियो कंप्लीट हो गया एंड थैंक यू। यू कैन download these notes from our Telegram channel.